हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा है, किस तरीके से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम होती है, ज़्यादा होती है। तो देखो वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन, अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस के अबाउट, तो उस रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, ये हमको देखना है। ठीक, चलो फिर इसको रोटेट कराया जाए। क्या होता है रोटेशन से? ये सेंटर है, तो ये अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करते हैं। अब किसी भी प्लेस की बात करें, जैसे ये यहाँ इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लो m मास का, तो इस m मास की वजह से इस पर फोर्स लगेगा Gmm/r स्क्वायर सेंटर के लिए, और इसकी वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, वो कितनी होगी Gm/r स्क्वायर। यही निकाला था ना भाई, फोर्स कितना लगा Gme/r स्क्वायर इंटू m, और ये क्या है g हो गया, तो टोटल फोर्स mg लगा सेंटर के लिए। अब क्या होता है कि अगर ये रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है अर्थ, तो ये ऐसे अगर रोटेट कर रहा है, तो ये आदमी को अगर हम देखें, इस ऑब्जेक्ट को या इस आदमी को देखें, कहीं से भी देखें, तो ये ऐसे सर्किल में घूम रहा है। क्या कर रहा है? इस तरीके से सर्किल में घूम रहा है। और ये जो रेडियस है ये मान लेते हैं r। क्या है? r, यानी कि वो r रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो अच्छा, हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो है mv²/r, जहां v स्पीड है, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये फोर्स कहां से मिलेगा? तो जाहिर सी बात है कि ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ये इधर लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो सेंटर की ओर गिरेगा, तो सरफेस पे है। इस फोर्स की वजह से सरफेस पे है ना, नहीं तो सरफेस पे ना होता, उड़ जाता ऊपर। n भाई, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो n फोर्स ऐसे लग रहा है कि नहीं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ये नॉर्मल इसके वेट को, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो सर्कुलर पाथ में घूम नहीं पाएगा, यानी कि अर्थ रोटेट करेगी लेकिन ये क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा। अच्छा, तो फिर अब देखो ये जो फोर्स है, अब ध्यान से देखना, ये ऐसे घूम रहा है r रेडियस से, और ये फोर्स लग रहा है Fc। तो इस Fc का दो पार्ट होगा। हमने फोर्स का दो पार्ट निकाला था ना, एक प्रोजेक्शन, तो इस फोर्स का इधर प्रोजेक्शन लेंगे और इधर लेंगे और इधर प्रोजेक्शन लेंगे, और क्या लेंगे? इधर प्रोजेक्शन लेंगे। एक तो इधर लेंगे और एक इधर लेंगे, ऐसे टेंजेंट। इसका ये जो पार्ट है ये क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो बाकी पार्ट बच जाएगा,
बाकी पार्ट क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। तो बाकी पार्ट जो बच जाएगा वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के काम में आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि उसका जो एन है वो कम हो जाएगा, इसके रोटेशन की वजह से एन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट कहाँ चला जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो यानी कि सेंट्रीपिटल जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एन को बैलेंस कर रहा है। किसको बैलेंस कर रहा है? एन को बैलेंस कर रहा है। तो अगर एन को बैलेंस कर रहा है तो ये फोर्स कम हो गया, तो यानी कि जो वेट है इधर, जो इफेक्टिव वेट है वो क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमने क्या कहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है G/r²। तो ये जो फोर्स है ये एन को बैलेंस कर रहा है। हम क्यों खड़े हैं अर्थ पे? हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ऐसे नॉर्मल लगा। लेकिन जब ये अगर ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ही तो मिलेगा ना। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया, इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू वो क्या हो गई, कम हो गई। एन को बैलेंस करने के लिए एन कम हो गया, तो ये क्या हो गया, कम हो गया। मतलब ये वैल्यू इस डायरेक्शन में कम हो गई, यानी कि आप जो खींच रही थी वो क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आ रही है ना बात? तो ये का मतलब कम कैसे होगा, एन कम नहीं होगा, ये कम नहीं होगा, ये कम नहीं होगा, तो इसकी वजह से कम होगा। ठीक है, ये तो नहीं है, लेकिन जो पार्ट ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये पूरा फोर्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इधर चला गया और कुछ इधर बच गया। तो जो इधर बच गया वो कम हो गया, तो जो जी की वैल्यू है वो क्या हो गई, घट गई। यानी जी की वैल्यू जो होती है वो G/r² माइनस ये जो फोर्स इधर लग रहा है, माइनस ये जो फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है। इधर का मतलब mv²/r। ये इफेक्टिव जी की वैल्यू कम हो गई कि नहीं हो गई, दो पार्ट में चला गया कि नहीं। हालांकि वेक्टर है तो वेक्टर को हम लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे, डायरेक्शन में ऐड करेंगे। तो लिखिए, मतलब ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लिखो, व्हेन object is placed at the surface of earth, then it rotates in circular path with earth, due to which centripetal force is acting on object, due to which centripetal force is acting on object, due to which centripetal force is acting on object. This force is provided by gravitational force. Hence, some part of gravitational force is used. Some part of gravitational force is used to provide centripetal force. Hence, net effective gravitational force decreases. Therefore, acceleration due to gravity decreases. Therefore, acceleration due to gravity decreases. Therefore, acceleration due to gravity decreases. ठीक, अब जितना ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स होगा उतना फोर्स घटेगा, उतनी ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, तो उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से लिया जाएगा, तो उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा, तो उतना ज्यादा जी की वैल्यू घट जाएगी। तो अब सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, mv²/r। क्या होता है, mv²/r। तो mv²/r में ये क्या है, r जो है ये r बढ़ेगा तो सेंटीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेंटीपिटल फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं mv²/r सेंटीपिटल फोर्स v तो कांस्टेंट होगा नहीं, एंगुलर स्पीड मतलब ये जो ऐसे नाच रहा है वो कांस्टेंट होगा। तो fc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। देखो यहाँ पे उल्टा लिखा है, लेकिन उल्टा लिखा
कि v जो है वो बदल रहा है, हर अलग अलग के लिए वो बदल रहा है, लेकिन जिस रेट से घूम रहा है वो कांस्टेंट है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो Fc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो जितना r ज्यादा होगा उतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सबसे ज्यादा इक्वेटर पे r, सबसे ज्यादा क्या है, इक्वेटर पे आ रहा है, तो सबसे ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगेगा, इक्वेटर पे लगेगा। तो लिख लो centripetal force increases with increasing the radius of circular path. Radius of circular path at equator is largest, therefore centripetal force is maximum, hence value of G is minimum. Value of G is minimum at equator. Value of G is minimum at equator. अगर पोल की बात करें तो पोल में तो एनर्जी नहीं, रेडियस 0 है, तो सबसे कम सेंटीमीटर फोर्स मतलब 0 लगेगा। तो लिखो एट पोल ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन सर्कुलर पाथ। एट पोल ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन सर्कुलर पाथ, देयरफॉर सेंटीमीटर फोर्स इज 0। देयरफॉर सेंटीमीटर फोर्स इज 0, हेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम। Hence acceleration due to gravity is maximum at O। ठीक है, तो इस तरीके से हमने acceleration due to gravity के changes देखे कि तो इस तरीके से हम इस चीज को देख सकते हैं। चलो फिर हम लोग बात करते हैं वेट की। वेट क्या होता है? व्हाट इज वेट? कोई भी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाती है, तो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाएगी वही क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। तो लिख लो वेट इज ए फोर्स exerted by earth on object। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है m मास का, तो उसका फोर्स कितना लगेगा, वेट हो गया ऑब्जेक्ट का, वेट ऑफ मास m, किसी ऑब्जेक्ट का मास है तो उसका वेट क्या होगा, g m अपॉन r स्क्वायर। और g m अपॉन r स्क्वायर क्या होता है, g, तो वेट क्या होगा, w इक्वल टू m इंटू g। तो ये होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी और प्लैनेट या सैटेलाइट पे है तो उस पर वो फोर्स लगाएगी, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट प्लैनेट और सैटेलाइट। वेट ऑफ प्लैनेट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट प्लैनेट और सैटेलाइट। ठीक है, तो ये वेट हो गई। अब इसे मून की बात करें तो मून का पे जो फोर्स लगता है मून का ऑब्जेक्ट पे, तो वो जो फोर्स है वो कहलाता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो लिख लो फोर्स एक्सर्टेड बाय मून ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, force exerted by moon on object is called weight of object on moon। तो weight of object on moon की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये मून है, ये मून की रेडियस है जो भी है, और ये मून का मास है mm, और ये रेडियस है rm। ये ऑब्जेक्ट रखा है मास का, इसका वेट क्या हो जाएगा, g mm अपॉन m अपॉन rm स्क्वायर, ये वेट हो गया। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून gm, gm का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो gm इक्वल टू क्या हो गया, g mm अपॉन rm स्क्वायर। ये आ जाएगा
डेटा में देख लेना मून का मास कितना, मून की रेडियस कितनी है, उससे कैलकुलेट करके निकाल लोगे तो जीएम की वैल्यू g/6 आ जाएगी, यानी कि 9.8/6 मीटर पर सेकंड। तो वेट जो है वो 1/6 हो जाता है। अगर हम मून पे चले जाएंगे तो मेरा वेट क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट